तो आज हम पश्चिम बंगाल के उस वोटर संकट की पूरी पड़ताल करेंगे जिसने लाखों लोगों को रातों रात अपने ही देश में संदिग्ध बना दिया था। हम तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक सॉफ्टवेयर जिसे कभी टेस्ट ही नहीं किया गया, उसने ये तय किया कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। कैसे सरकारी आदेशों की जगह व्हाट्सएप मैसेजेस ने ले ली, और कैसे जब डेटा को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई तो उसमें से एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। चलिए सीन को समझते हैं। तारीख है 2 अप्रैल 2026। जगह पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे को बांस और जले हुए टायरों से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। सैकड़ों लोगों की गुस्साई भीड़ है और 7 जजों को एक दफ्तर के अंदर पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया है। अब जो बात यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली है वो ये कि ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। नहीं, ये तो शिक्षक थे, किसान थे, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले आम लोग थे। ऐसे नागरिक जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने इन आम लोगों को इतना बेबस कर दिया कि उन्हें कानून अपने हाथ में लेना पड़ गया। वजह सिर्फ एक थी, किसी ने उनके नाम वोटर लिस्ट से ही मिटा दिए थे। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे पश्चिम बंगाल में गुस्से की एक आग सी भड़का दी। इस पूरी की पूरी अराजकता की जड़ में एक प्रोसेस था जिसे नाम दिया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR, और इसका असर इतना जबरदस्त था कि इसने बंगाल के हर 6 में से 1 वोटर को अपनी चपेट में ले लिया। ये जो आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहानी का पूरा स्केल बताते हैं। देखिए, SIR के बाद 61 लाख वोटरों के नाम तो सीधे सीधे लिस्ट से डिलीट ही कर दिए गए और 60 लाख दूसरे लोगों पर संदिग्ध का ठप्पा लगा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख लोग। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। चलिए अब इस कहानी के सबसे ज्यादा विवादित हिस्से पर आते हैं। ये संदिग्ध वोटर आखिर है कौन? वोटरों की एक ऐसी नई नवेली कैटेगरी जो कानूनी तौर पर पहले कभी मौजूद ही नहीं थी। आपको पता है, 1952 के बाद से जितने भी वोटर संशोधन हुए उनमें ये संदिग्ध वोटर जैसी कोई कैटेगरी कभी नहीं बनाई गई। ये पहली बार था जब लाखों लोगों को न तो वोटर माना जा रहा था और न ही उनके नाम हटाए जा रहे थे, बस उन्हें बीच में एक अधर्म लटका दिया गया था। और वजह सुनेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे। किसी के नाम की स्पेलिंग में मामूली सा फर्क था, जैसे मोहम्मद की जगह मोहम्मद लिखा होना या फिर पिता और बेटे की उम्र के बीच का अंतर। जरा सोचिए, हमारे देश में जहां दस्तावेजों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां कितनी आम बात हैं, उन बातों पर लोगों से उनका वोट देने का हक छीना जा रहा था। और इसका असर किसी एक तबके पर नहीं बल्कि सब पर पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्ला मुंशी, उनका नाम तक लिस्ट से हटा दिया गया। एक कारगिल युद्ध के हीरो और यहां तक कि वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेटर का नाम भी काट दिया गया। जस्टिस मुंशी ने कहा कि अगर उन्हें अपना वोट बचाने के लिए मीडिया के पास जाना पड़ रहा है तो सोचिए कि एक आम नागरिक का क्या हाल हो रहा होगा। अब आते हैं इस पूरी जांच के केंद्र में, वो टेक्नोलॉजी, वो सॉफ्टवेयर जिसने ये सारा का सारा संकट खड़ा कर दिया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 60 लाख लोगों की नागरिकता का फैसला किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम ने कर दिया था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को आज की लिस्ट से मिलाने का काम सौंपा गया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और वाजिब सवाल तो यही था कि भाई, जिस सॉफ्टवेयर पर लाखों लोगों का भविष्य टिका था वो कितना भरोसेमंद था, कितना सटीक था। और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग के ही एक सीनियर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें खुद कोई आइडिया नहीं है कि सॉफ्टवेयर कितना सटीक था। इसे इस्तेमाल में लाने से पहले कभी ठीक से टेस्ट ही नहीं किया गया था। और इस बिना जांचे सॉफ्टवेयर का नतीजा? एक रात एक तथाकथित तकनीकी गड़बड़ी हुई और इस सॉफ्टवेयर ने पश्चिम बंगाल के लगभग हर वोटर यानी करीब 7 करोड़ लोगों को संदिग्ध मार्क कर दिया। ये था इसकी नाकामी का स्केल। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक खराब सॉफ्टवेयर की नहीं है। इसके पीछे की जो इंसानी प्रक्रिया थी, जो निर्देश दिए गए, वो भी उतने ही गड़बड़ थे। पहला तो ये कि अधिकारियों को कोई लिखित आदेश नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे निर्देश मिल रहे थे, जो कई बार तो नियमों के बिल्कुल खिलाफ थे। दूसरा, जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई तो उसे जानबूझकर इतनी भारी भरकम और नॉन सर्चेबल PDF फाइलों में बनाया गया कि कोई भी उसका विश्लेषण आसानी से न कर सके। और तीसरा,
रही सही कसर कैप्चा और वाटरमार्क लगाकर पूरी कर दी गई, ताकि कोई भी ऑटोमेटेड तरीके से डेटा को एनालाइज कर ही ना पाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इन तमाम रुकावटों और मुश्किलों के बावजूद जब स्वतंत्र पत्रकारों ने इस डेटा का विश्लेषण किया तो आखिर क्या सच सामने आया। चुनाव आयोग की इन कोशिशों के बावजूद कुछ न्यूज संगठनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हजारों पन्नों वाली उन फाइलों को एक एक कर मैन्युअली डिजिटाइज किया, और जो सामने आया वो इस कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। अब जो डेटा सामने आया वो एक पैटर्न दिखाता है। मिसाल के तौर पर कोलकाता पोर्ट विधानसभा को देखिए। वहां मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन संदिग्ध वोटरों की लिस्ट में उनका हिस्सा 82% था। और मेटिया ब्रूज में तो ये और भी ज्यादा था। 60% मुस्लिम आबादी के मुकाबले संदिग्ध लिस्ट में उनकी हिस्सेदारी 87% तक पहुंच गई थी। और ये पैटर्न सिर्फ विधानसभा के लेवल पर नहीं था। जब जांचकर्ताओं ने और गहराई में जाकर बूथ लेवल के डेटा को खंगालना शुरू किया तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती चली गई। रानीनगर विधानसभा का ही केस ले लीजिए। वहां जो हिंदू बहुल बूथ थे उन पर सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध मार्क किया गया था, लेकिन उसी विधानसभा के मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा उछलकर सीधे 58% हो गया। सॉफ्टवेयर एक, नियम एक, लेकिन नतीजे जमीन आसमान के फर्क वाले। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक अनटेस्टेड एल्गोरिदम, व्हाट्सएप पर दिए गए गैर सरकारी आदेश और जानबूझकर छिपाया गया डेटा, इन सब ने मिलकर लोकतंत्र की एक सबसे बुनियादी प्रक्रिया को तहस नहस करके रख दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब एक बिना जांचा परखा एल्गोरिदम, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और छिपा हुआ डेटा मिलकर लाखों लोगों को उनके सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट देने के हक से ही दूर कर सकते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।